Hello and very warm welcome to the class of आरविन एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आया हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न ये है, विश्व में कोरोना का पहला मामला कब और कहाँ दृष्टिगत हुआ? तो ये कोरोना जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का मीनिंग आप लोग समझते होंगे, जब कोई बीमारी किसी राज्य या देश की सीमा को पार करके संपूर्ण विश्व में फैल जाए तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है या उसको महामारी कहा जाता था। तो ये सबसे बड़ी जो वर्तमान में सबसे बड़ी महामारी के रूप में कोरोना अभी दृष्टिगत हुआ है। सबसे पहला मामला इसका 17 नवंबर 2019 वुहान में ये पहला मामला आया था कि वुहान का जो मीट मार्केट है, ऐसा कहना है चाइना का कि वुहान का, विश्व के वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि वुहान के जो मीट मार्केट है वहाँ से ये पहली बार मामला दिखाई दिया था और कहा जाता है कि ये चमगादड़ों से मनुष्य में आया है ना, लेकिन चाइना पर इसके लिए आरोप भी लग रहे हैं। तो जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान चीन के किस प्रांत की राजधानी है? तो जो वुहान है वो कैपिटल है हुबेई प्रांत की, यानी कि जो चीन का हुबेई राज्य है उसकी कैपिटल है वुहान। तो इसका राइट आंसर हुबेई है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, कोरोना से ही संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, संभावित प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाले राज्य का क्या नाम है? तो जो कोरोना पैंडेमिक है उसमें पहली बार जिस राज्य ने अपने राज्य में लॉकडाउन लगाया वो है राजस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने निर्णय लिया कि हमको अपने राज्य में महामारी को बढ़ने से रोकना है, तो पहली बार लॉकडाउन राज्य में राजस्थान ने लगाया था। अगला जो प्रश्न है वो है, कोरोना का इलाज प्रदान करने वाली रूस की कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? तो विदित है आप लोगों को कि ये करंट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है। दुनिया के अनेक देश जो है कोरोना के इलाज के लिए कोरोना वैक्सीन निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है। और भारत का जो कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है वो तीसरी स्टेज का शुरू हो गया है। ऐसे ही जो है कोरोना वैक्सीन बनाई है रूस ने, उस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है। लेकिन ये वैक्सीन बनाने के साथ ही विवादों में आ गई है, क्योंकि अगर किसी वैक्सीन को बनाना होता है किसी भी कंपनी के द्वारा तो उसके 3 स्टेज में उसके ट्रायल होने आवश्यक है। तो रूस ने पहला और दूसरा स्टेज का ट्रायल तो किया, लेकिन तीसरे स्टेज के ट्रायल करने से पहले ही रूस जो है इस दवा को, इस वैक्सीन को लोगों के लिए लेके आ गया है, जिसको WHO ने गलत कहा है। WHO ने कहा कि एक तो रूस अपना जो डेटा है वो शेयर नहीं कर रहा है इस रिसर्च का, और इसके अलावा ये जो दवा है इसका तीसरे स्टेज का टेस्ट होना चाहिए था, तो तीसरे स्टेज का टेस्ट नहीं हुआ। इसके लिए WHO भी इस दवाई को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। तो इस दवाई का नाम है, जो कोरोना वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन बनी है कोरोना के उपचार के लिए, इस दवा का नाम स्पुतनिक 5 है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और सांसदों ने कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है 30%, 30%। तो स्टूडेंट, ये कोरोना पैंडेमिक में अभी जो है सरकार की आय का कोई सोर्स नहीं है, तो सरकार बढ़ते वित्तीय बोझ, संचित निधि पर बढ़ते वित्तीय बोझ
को कम करने के लिए प्रयास कर रही है और इसी प्रयास में सरकार में शामिल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और सांसदों ने अपना जो वेतन है उसका 30% कम लेने का निर्णय लिया, अर्थात अपने वेतन में 30% कटौती की, ताकि देश को आर्थिक वित्तीय संकट से जूझना न पड़े। जो अगला प्रश्न है वो है कोरोना काल के पहले चरण में, जब कोरोना जो है पहली बार दिखाई दे रहा था, कोरोना काल के पहले चरण में कौन से देश ने अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर लिया था, अर्थात कोरोना से मुक्त घोषित किया था। तो प्रारंभिक चरण में न्यूजीलैंड में तेज़ी से मामले बढ़े थे और एक स्टेज ऐसी आई थी जो न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले पूरी तरीके से आने बंद हो गए थे। तो वो देश न्यूजीलैंड था। लेकिन अब जो है, जो वर्तमान जो सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की, इस सेकेंड वेव में ऐसा दोबारा से न्यूजीलैंड में मामले दृष्टिगत हो रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस की पुष्टि हेतु कोरोना वायरस की पुष्टि हेतु डॉक्टर द्वारा किस परीक्षण की सलाह दी जाती है? अगर किसी को कोरोना संभावित रूप से डॉक्टर को लग रहा है किसी को कोरोना हुआ है, तो डॉक्टर उसके लिए एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं। उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। RT-PCR इस टेस्ट का नाम है। और R से, जिसका फुल फॉर्म है वो R से रिवर्स, T से ट्रांसक्रिप्शन, P से पॉलीमराइजेशन, R से C से चेन और R से रिएक्शन। तो इसका जो फुल फॉर्म हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये जो टेस्ट है ये लिखवाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कोरोना की जांच के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है रिलायंस ने कोरोना वायरस के उपचार हेतु कोविड-19 हॉस्पिटल कहाँ बनाया? तो रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कोविड को डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल बनाया है, जिसे कोविड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और वो बनाया गया है मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। अगला जो प्रश्न है वो है कोरोना महामारी के दौरान व्हाट्सएप ऐप द्वारा लोगों को सेवा प्रदान करने वाले भारतीय बैंक का क्या नाम है? तो इस भारतीय बैंक का ICICI बैंक है भारत का, जिसने कोरोना पैंडेमिक के समय जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उनको सेवा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। तो ये बहुत बड़ी पहल थी इस कोरोना पैंडेमिक के समय ICICI बैंक की। तो अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। भारत में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को उपचार हेतु प्रयोग करने की सिफारिश करने वाली भारतीय संस्था का क्या नाम है? तो जिसने रिकमेंड किया कि कोरोना का इलाज संभावित रूप से हाइड्रोक्लोरोक्विन के द्वारा हो सकता है, और हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का, और अमेरिका ने भी बड़ी मात्रा में इस दवा की मांग की थी, भारत ने उनको भी दिया। तो जो भारत की वो संस्था है ICMR, जिसने जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन को कोरोना के इलाज के लिए उपयोगी बताया था। तो जो ICMR है, ICMR का जो फुल फॉर्म होता है I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल, M फॉर मेडिकल, R फॉर रिसर्च। तो ICMR का जो फुल फॉर्म हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसने जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन को कोरोना के उपचार के लिए उपयोगी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई थी? एक्चुअली कोरोना वायरस जो है वो सार्स समूह का है, और सार्स समूह के जो वायरस होते हैं वो मनुष्य को बुखार, खांसी
लीवर में लंग्स में इन्फेक्शन, ऐसी समस्याओं को जनरेट करता है मनुष्य के शरीर में। और ये मूल रूप से जानवरों से ही सार्स जो है मनुष्य के शरीर में आता है। लेकिन सार्स फैमिली में जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस ये 2090 का ही नहीं, बल्कि ये इससे पहले भी 1960 में ये कोरोना वायरस की पहचान की गई थी। और इसी तरह के लक्षण वाला पहला मामला, जिसमें जो है लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है पूरी तरीके से, फेफड़े जो है इस कोरोना वायरस के कारण पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। तो इसी तरह के लक्षण जो है मरीजों में 1960 में देखे गए थे, 1960 में देखे गए थे। अगला जो प्रश्न है वो इस बात की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के लिए जिम्मेदार वायरस का मूल नाम क्या है? तो जो कोरोना के लिए जिम्मेदार जो वायरस है उसका मूल नाम है सार्स कोविड-02। तो कहीं पे सार्स एन कोविड-02 लिखा भी हो सकता है। तो ये जो है ये सार्स क्या है, इसकी फैमिली है, और कोविड जो अभी जो वायरस है वो उसका नाम है, जो नया वायरस है उसका नाम है कोविड-02। ठीक है, तो ये सार्स फैमिली का ही है कोरोना वायरस। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, कोरोना इन्फेक्टेड ट्रैकिंग और पीड़ितों की सटीक जानकारी के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को बनाया था? तो भारत सरकार ने जो ऐप बनाया था और जो वर्तमान में हमारे लगभग सभी के मोबाइल्स पर है, उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप से व्यक्ति के बारे में सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगर वो प्रभावित है और उसकी लोकेशन के बारे में भी पता चलता है, और अगर वो प्रभावित नहीं है तब भी जो है वो प्रभावितों के संपर्क में आ रहा है, ये आरोग्य सेतु ऐप अपने अलर्ट द्वारा बताता है। तो बहुत उपयोगी ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए बनाया था। अगला जो प्रश्न है वो है, उस भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाई जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय वैज्ञानिक जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनका नाम है एस वासन, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो भारतीय वैज्ञानिकों का डंका पूरे विश्व में चल रहा है अभी, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी अभी इस कोरोना वैक्सीन के समय आप लोगों ने देखा और पढ़ा भी होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था? तो यह राज्य है दिल्ली, जिसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था। ऑपरेशन शील्ड क्या है? एक्चुअली जब जो है तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे देश में, तो संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं था, है ना, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर इन्फेक्टेड था। तो दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई कि जहाँ पर कोरोना वायरस तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है उस पूरे रीजन को लॉक्ड कर दिया जाए। उस पूरे रीजन को लॉक्ड किया जाए, ना कि पूरे राज्य को लॉक्ड करने के बजाय पर्टिकुलर रीजन को लॉक्ड कर दिया जाए और उसको सील्ड कर दिया जाए। सील्ड करने में पुलिस जो है उसको घेरेबंदी कर लेगी, और ना तो बाहर का व्यक्ति वहाँ जा सकता है और ना वहाँ का व्यक्ति बाहर आ सकता है ना, जिससे क्या हो, स्प्रेड जो कोरोना वायरस स्प्रेड है उसको रोका जा सके। तो ये पहला प्रयास दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया कोविड को रोकने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली जीव विज्ञान का है, तो इसमें बीच में आ गया है, मैं यहीं पे आपको बता देता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रज्ञ मानव के निकट का मानव पूर्वज कौन था? तो जो प्रज्ञ मानव है उसके निकट का जो मानव पूर्वज था वो क्रो-मैग्नन है। मानव विकास की कड़ी में अगर हम देखें तो मानव विकास की कड़ी में जो पहला मानव है जो बानर की तरह दिखाई देता था उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला मानव था। इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से विकास यात्रा शुरू हुई मानव की, और उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलस आया। होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस पहला ऐसा मानव था जो सीधा खड़ा होकर के चलना शुरू किया। और जो अफ्रीका है, जो मूल भूमि है मानव उत्पत्ति की, वहाँ से संपूर्ण विश्व में मानव का प्रसार होमो इरेक्टस के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उससे पहले जो मानव थे उनका जो रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होती थी, जिस कारण वो लंबी यात्राएं नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो क्रो-मैग्नन जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस जो मानव है वो सीधा खड़ा होकर के चलना शुरू हुआ, जिस कारण उसको लंबी यात्रा करने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई और पूरे विश्व में मानव जाति का प्रसार हुआ। होमो इरेक्टस के बाद और भी मानव हुए, जैसे निएंडरथल मानव है। निएंडरथल मानव कहा जाता है कि पहला सामाजिक मानव है। ये मानव पहली बार समूह में रहना शुरू किया। उससे पहले जो मानव रहते थे वो अकेले रहते थे, अर्थात अकेले, जानवरों की तो अकेले रहना पसंद करते थे। उनको जो है कोई बहुत ज़्यादा संगति पसंद नहीं थी। लेकिन जब मानव विकास की कड़ी में निएंडरथल मानव आया तो निएंडरथल मानव ने पहले पशुओं को अपने साथ पालना शुरू किया, और पशु पालने के साथ धीरे धीरे करके वो अपने समाज को एक वृहद रूप प्रदान करने लगा, अर्थात सब लोग इकट्ठा होकर के रहने लगे। तो पहला सामाजिक मानव निएंडरथल था। उसी के समय में शवों को दफनाने की प्रथा शुरू हुई, है ना। उससे पहले जो है ऐसा माना जाता है कि मनुष्य शवों को दफनाता नहीं था, बल्कि शव ऐसे ही बिखरे रहते थे। लेकिन निएंडरथल मानव ऐसा है पहला जिसने जो है शवों को सम्मान देना प्रारंभ किया। उसके बाद निएंडरथल के बाद आधुनिक मानव से निकटता रखने वाले जावा, और उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव का विकास हुआ। और क्रो-मैग्नन मानव जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस, उससे सबसे निकट का है। यानी कि होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव के ठीक पहले का जो मानव है वो है क्रो-मैग्नन। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ क्रो-मैग्नन। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोरोना महामारी के कारण भारतवर्ष में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया था? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता कर्फ्यू जो लागू किया गया था वो 22 मार्च 2020 को लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोरोना का पहला मामला आया था? तो भारत के केरल प्रांत में कोरोना का पहला मामला आया था। एक्चुअली केरल के कोई युवा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वुहान प्रांत में रहते थे। तो जब कोरोना वायरस चीन के वुहान में शुरू हुआ तो सब लोग वहाँ से जाना शुरू हुए। तो ये लड़का है, वो भी स्टूडेंट है, वो भी वहाँ से अपने राज्य केरल की ओर आता है। केरल में आने पर उसको कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब कोरोना टेस्ट होता है तो उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, और यह भारत में पहला मामला था कोरोना का, जो वुहान से ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोरोना को महामारी घोषित करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो विश्व में कोरोना को महामारी घोषित करने वाली संस्था WHO है। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का जो अधिकार होता है वो WHO को ही होता है, और ये एक देश की सीमा को पार करके ये महामारी विश्व के अनेक देशों में फैल गई थी। इसीलिए इसको WHO ने पैंडेमिक या महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य का नाम क्या है? तो जो पहला राज्य है जिसने कोरोना को पैंडेमिक या महामारी घोषित किया था वो है हरियाणा राज्य, मनोहर लाल खट्टर की सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें आईएएस में भी कई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और आने वाले एग्ज़ाम में ये एक्चुअली जो है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जैसा एग्ज़ाम का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। जैसे अगर एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है, जैसे आप पीसीएस का मेंस लिखते हैं, है ना, तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी की ज़रूरत है, डीप स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एक दिन का है, पीसीएस का है, आईएएस का है, एक ही दिन का जो प्री एग्ज़ाम होता है वो एक दिन का ही होता है, या और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं वनडे एग्ज़ाम जो एक दिन में होते हैं, उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल स्टडी होनी चाहिए। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको स्टडी भी उसी तरीके से करनी चाहिए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो पूरा संसार है, नॉलेज गेन करने के लिए तो पूरा संसार है, लेकिन जो पढ़ाई का जो वर्तमान उद्देश्य है, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि आपको केवल नौकरी प्राप्त करनी है। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है तो डीप पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो एमसीक्यू वाला है तो फैक्चुअल है तो आप फैक्चुअल पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत कम संघर्ष में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। जो सरकारी नौकरी की कामना करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो कोई भी और वनडे एग्ज़ाम हो, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ से शुरू हो रहे हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है इसी कड़ी में, किन जीवों में कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कॉलर कोशिकाएं जो है स्पंजों में पाई जाती है, जो स्पंज होते हैं उनमें कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लड़ाई का जो पुर्तगाली जहाज है उसको फाइसेलिया है, फाइसेलिया इसका राइट आंसर फाइसेलिया है, तो फाइसेलिया को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसरों के लिए जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ी खोज है इस शताब्दी की, जिसमें जीन को खोजा गया है जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। तो उस जीन्स का नाम है UTX। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर अभी जीन्स के जो क्षेत्र है, जीनोम का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत तेज़ी से वैज्ञानिकों की रुचि जागृत हो रही है, बहुत ज़्यादा खोजें हो रही है। तो अगर ये जीन जो है खोजा गया जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के शरीर से इस जीन्स में कुछ परिवर्तन किए जाएं ताकि ये कैंसर के लिए जिम्मेदार न रहे या आगे जो है कैंसर ना हो शरीर में। तो ये जो खोज है ये इलाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो जीन है उसका नाम क्या है? UTX, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार रहा है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फूल की टोकरी किसका साधारण नाम है? तो यूप्लेक्टेला है उसको वीनस फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, DNA में शर्करा किस रूप में संचित रहती है? तो जो DNA है उसमें जो शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोज के रूप में संचित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में किन तत्वों की सहभागिता होती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उनका जो कंपोनेंट होता है वो है क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। तो क्षार और शर्करा और फॉस्फेट के मिश्रण से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जो हमारे शरीर की अनेक गतिविधियों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की कुंडल संरचना की खोज
किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है और जिसने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बीएससी में बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान भी लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो कठिन है ही। तो ये बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, इसी से जो है जीन की कुंडली के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लोगों ने इसके बारे में खोज करना शुरू किया, आगे जाकर के इसी पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी रिसर्च किया था। तो इसका जो सही आंसर है वाटसन एंड क्रिक है कि जीन की कुंडल संरचना की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी में बाह्य शारीरिक लक्षण क्या कहलाते हैं? कोई भी प्राणी है, अगर उसके बाह्य शारीरिक लक्षण हमको दिखाई दे रहे कि बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, तो उसको फिनोटाइप कहा जाता है। तो जो बाह्य शारीरिक लक्षण को फिनोटाइप हम कहते हैं कि फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न तो है कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन पौधे के किस भाग में होता है? तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पौधे के तरुण पुष्प कलिकाओं में होता है। यही डिवीजन आगे जाकर के उस पुष्प कलिका को पुष्प में सृजित करने के लिए उत्तरदायी है। अगर इसमें सेल डिवीजन होगा, जब कोशिकाओं का डिवीजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं, तो आकार बढ़ेगा, तो वो पुष्प कलिकाएं पुष्प में कन्वर्ट होती हैं। तो प्लांट में या पादप में, पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस में कोशिका को नियंत्रित करने वाला क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जो सेल है उसकी प्रत्येक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, और न्यूक्लियस में 90% मात्रा में क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम्स का कार्य क्या है? तो जो हमारे जेनेटिक्स वैल्यूज़ है वो आगे ट्रांसफ़र करता है, लेके जाता है, ठीक है। तो कोशिका को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर केंद्रक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस एक्चुअली क्या प्रोसेस है? इसमें जब सेल है तो कोशिका द्रव्य में जब डिवीजन होता है, यानी कि जब कोशिका डिवीजन होता है, कोशिका का बंटवारा होता है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें भी डिवीजन होता है, उसमें भी बंटवारा होता है। और जब कोशिका का द्रव्य का बंटवारा होता है तो इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस की क्रिया कहते हैं, या इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कोशिका द्रव्य जब कोशिका एक भाग से दो भागों में डिवाइड होती है तो उसमें कोशिका द्रव्य का भी डिवीजन होता है, और कोशिका द्रव्य के डिवीजन को ही साइटोकाइनेसिस की क्रिया कहते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ वो कोशिका द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। इन्होंने जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस पर आगे रिसर्च किया, और आगे रिसर्च करने के बाद प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया था। तो जो प्रयोगशाला में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बनाया था, जो प्रायोगिक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो जैसे मैंने इससे पहला जो प्रश्न है वो था साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस थी। साइटोकाइनेसिस में जब कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जब ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तो साथ साथ केंद्रक में भी होनी शुरू हो जाती है। तो जब केंद्रक में ये क्रिया होती है और केंद्रक जो है डिवीजन हो जाता है, बढ़ जाता है ना, केंद्रक का भी बंटवारा शुरू होता है ना, तो उस क्रिया को कार्योकाइनेसिस कहा जाता है। कार्योकाइनेसिस की प्रोसेस है ना, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो कार्योकाइनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्रोमोसोम्स है। जो मनुष्य के क्रोमोसोम्स होते हैं वो माता पिता के गुणों को उनके बच्चों तक लेके जाते हैं। जैसे किसी भी तरह के लक्षण हो सकते हैं जो आनुवांशिक है, पिता में थे, पुत्र में आए, फिर उसके पुत्र में जाएंगे, है ना, या पिता में माता में थे, माता से बेटी में आए, फिर उनकी बेटी में जाएंगे। तो ऐसे जो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे, जैसे चाहे वो शक्ल के आधार पर हो, त्वचा के आधार पर हो, या किसी भी तरह का, तो कहते हैं ये अपने माता पिता की तरह दिखाई देता है या ये अपने दादा की तरह दिखाई देता है। तो जो ये लक्षण है, ये गुण है, ये गुणों का वाहक जो है क्रोमोसोम्स है। ये सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है उसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः क्रोमोसोम्स की संरचना में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रश्न का जो मतलब है वो ये है कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। तो क्रोमोसोम्स 90% जो है क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना का जो वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कोरोना से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से कोरोना के संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करें, जो मैंने बताया उसको आप सही तरीके से पढ़ें, है ना। ऐसे ही कुछ समय पहले H1N1 ये वायरस था जिसके कारण एक बीमारी फैली थी। इसका राइट आंसर क्या है? स्वाइन फ्लू है। तो H1N1 वायरस के कारण एक बीमारी फैली थी जिसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ समय पूर्व तक एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता था, और आप अभी का जो ट्रेंड है अभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी आप कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं? तो 3 क्षारों के इस विशिष्ट अनुक्रम को कोडोन कहते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है वो है, क्षारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? अर्थात क्षारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन का ये प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जो जंपिंग जीन की खोज करने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है उनका नाम है बारबरा मैकलिंटॉक। तो बारबरा मैकलिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है उसके जो प्रतिपादक है, अवधारणा के प्रतिपादक हैं, वो है F जैकब एवं J मोनार्ड। तो इसका राइट आंसर हुआ F जैकब और J मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समसूत्री विभाजन के पूर्ण होने पर कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो मदर सेल है, मदर सेल से 2 संतति कोशिकाएं
अर्थात इंग्लिश में जिसको 2 डॉटर सेल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। अगला जो प्रश्न है वो है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो गैमेट की शुद्धता का नियम है वो प्रतिपादित किया था मेंडल ने। मेंडल, इनका जो पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। मटर का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है ना। अगला जो प्रश्न है वो है, वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो मॉर्गन और स्टर्टवर्ट है। मॉर्गन और स्टर्टवर्ट ने इस आनुवांशिक वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेटसन। बेटसन आधुनिक आनुवांशिकी का जनक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस औषधि के प्रयोग में या प्रयोग से किस औषधि के प्रयोग से दृष्टिभ्रम होता है? तो टॉपफ्रेनिक। टॉपफ्रेनिक वो औषधि है जिससे दृष्टिभ्रम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि टॉपफ्रेनिक अगर औषधि को आप लंबे समय तक अगर कोई मरीज ले रहा है तो उसको दृष्टिभ्रम, यानी कि जो एक्चुअल में जो वस्तु है उसके जगह पर उसको आभासीय वस्तु प्रतीत होने लगती है, ऐसा दृष्टिभ्रम के कारण होता है। तो ये जो औषधि है उसका नाम टॉपफ्रेनिक है, इसके प्रयोग से ऐसा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, उसको यूफेनिक्स कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जीन अभियांत्रिकी का है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। तो वो है ऑन्कोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑन्कोलॉजी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? एक्चुअली अगर हम जनरल स्टडी में सामान्य में देखें तो ये पढ़ाया जाता है कि जो डीएनए कोशिका में विद्यमान होता है वो केवल और केवल केंद्रक में या न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन अगर और डीप अध्ययन किया जाए तो उसमें ये पता चलता है कि केंद्रक के अलावा भी और एक कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या विद्युत ग्रह। कोशिका में जितना भी एनर्जी से संबंधित प्रोडक्शन होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, तो इसको कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास अवरुद्ध कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जैसे अगर कहीं पे कट जाता है पैर तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं, एंटीसेप्टिक दवा लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक दवा क्या कर देती है, अगर उससे कोई बैक्टीरिया अगर उसके कटे हुए के अंदर चला गया तो वो इन्फेक्शन न कर दे, है ना, इसीलिए क्या कर देते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या करता है, उन जीवों के विकास को अवरुद्ध कर देता है जो हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक लगाने का जो लॉजिक है वो यही है, तो इसका राइट आंसर एंटीसेप्टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफेपाइसिन नामक दवा किस रोग में प्रयोग की जाती है? तो रिफेपाइसिन जो दवा है वो ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए
प्रयोग में लाई जाती है। एक्चुअली भारतवर्ष में कुछ वर्षों पूर्व तक जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके मामले बहुत कम हो गए थे, लेकिन पूरे वैश्विक परिदृश्य में अब जो है अचानक से ट्यूबरक्लोसिस के मामले बढ़ रहे हैं। जो पहले जो है ट्यूबरक्लोसिस एक महामारी टाइप की होती थी पहले, और उसका इलाज भी धीरे धीरे खोजा गया है ना, और उसके बाद पूरी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस लगभग पूरे विश्व में ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जो है ट्यूबरक्लोसिस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस भी भविष्य में विश्व के लिए संकट का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ, और ये उत्तर प्रदेश के अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी भारतवर्ष के एग्ज़ाम में अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे हैं, चाहे वो सिविल के एग्ज़ाम हैं, चाहे और एग्ज़ाम हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है फिनाइल, जो आप लोग देखे होंगे घर में उपयोग करते हैं। फिनाइल किस वर्ग की औषधि मानी जाती है? तो फिनाइल डिसइंफेक्टेड वर्ग की औषधि मानी जाती है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है डिसइंफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है सोडियम। वर्तमान में आइसोटोप्स एक बहुत महत्वपूर्ण उपचार की विधियों में शामिल हुआ है, जो रोग का पता लगाने के लिए और रोग के उपचार के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आइसोटोप्स हैं, विभिन्न जो तत्व हैं, उनके आइसोटोप्स विभिन्न रोगों के उपचार के लिए, रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो वर्तमान बहुत बड़ी खोज इसको माना जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम का उपयोग करते हैं रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए। अगर शरीर में कहीं पे कोई घाव हुआ, चोट लगी और ब्लड जो है ब्लड का थक्का बन गया, उसका पता लगाना है, तो उसका पता सोडियम 24 से लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सोडियम 24 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा था, ये भी एक आइसोटोप्स ही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 है ना, रेडियो एक्टिव जो थेरेपी होती है ना, उस थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये टीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बोडल एवं टैटम प्रश्न पढ़ते हैं पहले। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक बोडल एवं टैटम थे। इसके अलावा ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है जो नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी हेतु कारक क्या है? यानी कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो उसका कारक है फफूंदी। फफूंदियों के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का जो डोनेट करने वाला है, आँख को डोनेट करने वाला है, उसके आँख से कॉर्निया निकाला जाता है और जिसको डोनेट किया जा रहा है, जिस मरीज को डोनेट किया जा रहा है, उसके आँख में उस कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कॉर्निया ही है। आँख का वह हिस्सा जो प्रत्यारोपित किया जाता है नेत्रदान में, उसको कॉर्निया कहा जाता है। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है वो है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो एक्चुअली जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गन में प्रोटीन संश्लेषण का जो काम होता है वो मेनली राइबोसोम्स द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राइबोसोम्स के अलावा
कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही संरचना के दो पार्ट हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगर प्रश्न में जो आता है ऑप्शन में केवल राइबोसोम आया है तो हमने केवल राइबोसोम इसका आंसर लिखा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा अगर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दपीय जालिका भी पूछा गया है तो उसका राइट आंसर राइबोसोम्स के साथ अगर वो पूछा गया है तो वो राइट आंसर वो होगा। अगर माना पूछा आंसर दिया गया राइबोसोम और अंतःपर्दपीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसका राइट आंसर वो होगा। या ए ऑप्शन में दिया है राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर सी होगा उपरोक्त दोनों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और राइबोसोम भी। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य करते हैं कोशिका में वो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और इस क्वेश्चन के आधार पर जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम। मिकास क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तकनीकी खराबी के कारण बीच में पॉज होना पड़ा, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। मिकास क्या है? तो मिकास बाईपास सर्जरी की एक नवीन विधि है जिसमें बाईपास सर्जरी थोड़ा सा और सरल हो गई है ना। इसमें बाईपास जो सर्जरी है वो थोड़ा और सरल हो गई है। अगला जो प्रश्न है वो है सीटी स्कैन में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोग निदान के किस विधि में शरीर को किसी भी प्रकार के विकिरण से हानि संभव नहीं होती है? एक्चुअली जब हम किसी रोग का निदान करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए डॉक्टर कई टेस्ट लिखते हैं, है ना। तो उसमें कई टेस्ट ऐसे हो जैसे एक्सरे है या और भी कई प्रकार के जो टेस्ट हैं जिसमें जो एक्स किरणें हैं या और भी किरणें हैं जिनको शरीर में प्रवाहित किया जाता है जिससे रोग का पता चलता है। सभी में हानि की संभावनाएं रहती हैं, विकिरण की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन MRI वह तकनीकी है जिसमें विकिरण होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो MRI जो है वर्तमान में सबसे सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। ये जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सुरक्षित तापमान होता है जिससे रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहते हैं। एंडोस्कोपी क्या है? इसके बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे। एंडोस्कोपी क्या होता है? तो एंडोस्कोपी मूलतः एक यंत्र है। इसका मैं पहले उत्तर बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें एक कैमरा लगा होता है और उसको आहार नाल के सहारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और उससे जो है शरीर के अंदर की जो बीमारियां हैं उसको जो है आगे मॉनिटर पर देखा जाता है और उसका निदान खोजने का प्रयास किया जाता है। तो एंडोस्कोपी उसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो अक्सर अनेक एग्जाम में, तो ये प्रश्न आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, किस रोग के जांच के लिए एलाइजा परीक्षण किया जाता है? एलाइजा परीक्षण जो है एड्स के जांच के लिए ये परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में सबसे सरल और प्रासंगिक परीक्षण यही है एलाइजा, जिससे एड्स की जांच की जाती है। अगला जो प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। इस रोग में जो व्यक्ति होता है, जो पीड़ित होता है,
उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उसका शरीर दुबला हो जाता है और वो बहुत कमज़ोर प्रतीत होता है। तो ये जो है रोग का जो निशानी है वो क्वाशरकोर ही कहा जाता है। और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर अधिकतर पोषण में कमी के कारण बच्चों में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है और धीरे धीरे वो जब प्रौढ़ अवस्था में आते हैं तो अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटीन की कमी से जो महत्वपूर्ण होने वाला रोग है वो है क्वाशरकोर। अगला जो प्रश्न है वो है गर्भवती महिलाओं को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन लेना चाहिए। तो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर दैनिक में प्रत्येक दिन में महिलाओं को 20 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए और वो 20 मिलीग्राम आयरन जो गोली के रूप में वो मिलता है। और इसके अलावा हरी सब्जियों में और दालों में, कई दालों में भी आयरन मिलता है, जैसे काली दाल हो गया, अगर उसको और भी तो इनमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीडाइजेशन वो प्रोसेस है जब जो है एडीपी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टूट करके एटीपी में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो शरीर में कौन सा वह पदार्थ है, जो प्रश्न के आधार पर है कि कौन सा वह पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। तो वह पदार्थ है वसा या फैट। वो पदार्थ है जिसके ऑक्सीडाइजेशन से शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है वो है यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का सेवन करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। अगर व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी ही ले रहा है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं ले रहा है, तो उसमें स्कर्वी रोग होने की अधिकतम संभावनाएं होती हैं। तो ये जो बैलेंस डाइट होता है, जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आप जो है फल सब्जी नहीं लेते हैं, है ना, तो आपको अन्य तरह की बीमारी हो सकती है। केवल ऐसा नहीं कि दूध, अंडे में ही ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट पाया जाता है तो आप उसी का सेवन करें, बल्कि सारी चीज़ें बैलेंस रूप में ली जानी चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन्स का क्या नाम है। तो रक्त का जो क्लॉट बनता है उसके लिए जो आवश्यक विटामिन्स है वो है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन ही रक्त का थक्का बनाने वाला आवश्यक विटामिन्स है, विटामिन्स जो रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न में थोड़ा मुझे भी डाउट है, लेकिन उस प्रश्न को मैंने सीधे एज इट इज ले लिया कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में पाया जाता है, तो उसमें मक्का उत्तर लिखा है, तो मक्का ही इसमें हमने ऑप्शन में लिखा है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर लंबे समय तक किसी व्यक्ति के शरीर में निकोटिनिक अम्ल की कमी हो तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। शरीर के लिए निकोटिनिक अम्ल की भी आवश्यकता होती है, न्यून मात्रा में होती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर शरीर को वो नहीं मिलता है तो उसको पेलाग्रा होने की पूरी संभावनाएं होती है। तो वो रोग जो है पेलाग्रा होता है, जो निकोटीन की कमी से होता है, निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है। हमारा शरीर में जो जल की आवश्यकता होती है मूल तो हम उसकी पूर्ति जो है पीने के पानी से करते हैं, लेकिन शरीर की आंतरिक क्रियाविधि भी हैं जिनसे जल का निर्माण होता है। तो वो आंतरिक क्रियाविधि क्या है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडाइजेशन होता है तो इस क्रिया में शरीर में जल का भी निर्माण होता है। इसको रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से
आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन समय काफ़ी हो रहा है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा गहराई पर न जा कर के आपको आगे बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, किस विटामिन के कारण मानव शरीर में संक्रमण रुक सकता है? अगर मानव शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, संक्रमण है किसी भी तरह का, तो उसको रोकने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, अर्थात विटामिन ए से संक्रमण रुक सकता है ना। तो विटामिन ए से संबंधित भोज्य पदार्थ लिए जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के में अगर आंतरिक शरीर में कुछ संक्रमण चल रहा है तो उसके संबंध में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मानव शरीर के किस विटामिन्स को हार्मोन्स माना जाता है? अधिकतर विटामिन्स हार्मोन्स नहीं होते हैं, लेकिन जो विटामिन डी है उसको जो है मानव शरीर के संदर्भ में हार्मोन्स की संज्ञा दी गई है। इसके गुणों के कारण इसको हार्मोन्स की क्लास में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? आयोडीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मानसिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, और एक नियंत्रित डाइट में आयोडीन शामिल होना चाहिए, हमारे भोजन में आयोडीन हमारे शामिल होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए। तो डॉक्टर जो है कहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब है वो है 50 मिलीग्राम आयोडीन प्रतिदिन भोजन में होना चाहिए, जिससे शारीरिक वृद्धि, विकास और मानसिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। और आपको पता है कि आयोडीन की कमी से एक प्रश्न आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो गले में गॉइटर बनता है उसको हम घेंघा रोग कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन मूत्र निर्माण के लिए सहायक होता है? तो मूत्र निर्माण के लिए एल्बुमिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। अगर शरीर में एल्बुमिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में मूत्र का निर्माण कम होता है। अब एल्बुमिन की कमी किस कारण हो सकती है? अनेक बीमारियों के कारण हो सकती है एल्बुमिन की कमी, और किडनी डिजीज़ के कारण भी, है ना, एल्बुमिन की कमी शरीर में हो सकती है। अगला जो प्रश्न है वो इस तरह से है, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है और सभी को पता है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात शरीर के निर्माण की सभी क्रियाविधियों में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना, टिश्यूज़ के निर्माण में, है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो शरीर का जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो हमारे यकृत में भंडारित रहता है, सुरक्षित रहता है, लेकिन वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में परिवर्तित होकर के यकृत में संरक्षित रहता है। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी हो या अधिकता हो जाए तो शरीर में अम्लीयता व क्षारीयता का डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, संतुलित रखना जरूरी है। इसके लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण तत्व है शरीर के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य शरीर में पित्त का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो पित्त पाया जाता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना। पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना, ये महत्वपूर्ण कार्य इसका है। अगला जो प्रश्न है वो है, किस रूप में बची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण हो जाता है? या जो बची हुई प्रोटीन होती है, शरीर में जो उपयोगी जितना प्रोटीन होता है शरीर उसको कंजर्व करता है, जो बच जाता है वो भी शरीर के अंदर ही रहता है और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में वो शरीर के अंदर विचरण करता है या संचरण करता है।
अगला जो प्रश्न है वो है, आमाशय में भोजन के लिए जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है ना? तो अगर भोजन में अगर कोई हार्मफुल या हानिकारक जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे आमाशय में विद्यमान, जब कायम बनने की प्रोसेस होती है आमाशय में, तो उसमें विद्यमान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो इसमें जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर डालता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा सुरक्षा कवच भी है शरीर का। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य की आँख में अवशोषित वसीय अम्ल एवं मोनोसेक्राइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो लसिका वाहिकाओं में ये पहुंचते हैं, लसिका वाहिकाओं में ये पहुंचते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो अस्थायी दांत होते हैं, जो बाल्यकाल में आते हैं और बाद में वो टूट जाते हैं, तो उनकी जो टोटल संख्या होती है वो 20 होती हैं। 20 संख्या में मनुष्य के बाल्यकाल में उसके दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं और बाद में टूट जाते हैं। तो इनको अस्थायी दांतों की जो कुल संख्या होती है वो 20 होती है। अगला जो प्रश्न है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टिस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं? जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा जो है उसका भोजन दूध ही होता है ना, लेकिन अगर किसी बड़े को अगर लगातार दूध पिलाया जाए और चीज़ ना खिलाया जाए तो क्या हो सकता है? वो बीमार हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में दूध को पचाने वाले एंजाइम बाल्यकाल में रहते हैं। तो 8 वर्ष की अवस्था तक रेनिन लैक्टिस जो दूध को पचाने का कार्य करते हैं, या दूध को रेनिन कहते हैं कि दूध को फाड़ने का कार्य, दूध को तोड़ने का कार्य करके अलग रूपों में परिणित करने का कार्य रेनिन और लैक्टिस करते हैं, जो मनुष्य के शरीर में केवल 8 वर्ष की अवस्था तक विद्यमान रहते हैं। तो अगर उससे बड़ी अवस्था है, युवावस्था है, अगर उसमें ज़्यादा दूध पीते हैं तो वो हानिकारक होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि रेनिन और लैक्टिस अब हमारे शरीर में नहीं बनता है 8 वर्ष के बाद। अगला जो प्रश्न है वो है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत, क्षुद्र आंत मतलब छोटी आंत से यकृत में पोषण युक्त रक्त देता है? तो यकृत में जो पोषण युक्त रक्त देता है उस वाहिका का नाम है या वाहिनी का नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा, उस वाहिका का। अगला जो प्रश्न है वो है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई की जो हड्डियां हैं वो शरीर में मेटाकार्पल्स नाम से जानी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव अस्थि तंत्र में पाटेला क्या है? तो पाटेला मूल रूप से पैर में पाई जाने वाली अस्थियों को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो सरल भी है और लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते भी होंगे जिन्होंने जीव विज्ञान पहले पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो कठिन है ही। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है उसको फीमर कहा जाता है, फीमर। अगला जो प्रश्न है वो है, लिगामेंट शरीर के किन भागों को जोड़ता है? तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब हड्डी को हड्डी से कैसे जोड़ता है? जितने जॉइंट्स होते हैं शरीर में, चाहे पैरों के जॉइंट्स हैं, चाहे हाथों के जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो संधियां हैं, उन संधियों को लिगामेंट के माध्यम से वो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ते हैं। अगर कभी लिगामेंट कमज़ोर हो गए या कहीं गिरने से लिगामेंट को हानि पहुंची, लिगामेंट टूट गए, तो 2 हड्डियों का आपस में घर्षण हो सकता है, जिससे
जोड़ों में दर्द की संभावनाएं बढ़ती है। तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। तो जोड़ों पे जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, उनको वो जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य शरीर में हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मनुष्य शरीर में हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र स्तनधारियों की अस्थियों में पाए जाते हैं, अर्थात जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी हड्डियों में हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन क्या है? जो रेखित पेशी तंत्र होता है उसका जो प्रमुख प्रोटीन होता है वो मायोसिन और एक्टिन होता है। तो मायोसिन और एक्टिन प्रमुख जो पदार्थ हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो पेशी तंतुओं का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर मायोसिन और एक्टिन है। अगला प्रश्न है, अस्थियों को पेशी से जोड़ने वाली रचना को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली जो रचना होती है उसको कंडारा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो है, स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? तो स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रभावित करती है, इसका राइट आंसर है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स या पीठ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके सबसे निचला जो भाग होता है ना, जो सबसे निचला भाग होता है, जो कमर के बिल्कुल निचले पार्ट में होता है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है और इसका उपचार केवल और केवल ऑपरेशन ही होता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हृदय भित्ति की कितनी परतें होती हैं? तो हृदय भित्ति की 3 परतें होती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनकी जो औसत आयु है 120 दिन होती है और 120 दिन के बाद ये रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में मृत हो जाती हैं और उनके स्थान पर एक नवीन रक्त कोशिकाओं का निर्माण निरंतर होता रहता है ना। तो ये डेड सेल्स कहते हैं इनको। और जब आप यूरिन की जांच करवाते हैं तो उसमें ये डेड सेल्स या एपिथेलियम सेल्स या और भी कई नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आपके यूरिन में या रक्त की जांच में आपको ये दिखाई देता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो जो हमारा रक्त है उसमें जो जल की मात्रा होती है वो होती है 91%। 91% हमारे शरीर में हमारे रक्त में जल की मात्रा होती है। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये बहुत सरल प्रश्न है और रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतया शरीर के किस अंग में होता है? अर्थात हम कहते हैं कि इन्हीं अंगों में लाल रक्त कोशिकाओं का सृजन भी होता है, निर्माण भी होता है। तो वो है यकृत तथा प्लीहा, स्प्लीन। तो यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन होता है और सृजन भी यहीं से माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य शरीर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन मूलतः क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो मूलतः प्रोटीन है और वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि जटिल प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन का ही एक रूप होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है वो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो सरल है, लेकिन जिसने विज्ञान नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन ही होगा, है ना। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जैसे पीसीएस और आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आता है। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो रक्त को ए बी और ओ 4 समूहों में विभाजित करने का श्रेय जाता है वो
लैंड स्टीनर को जाता है। लैंड स्टीनर जिन्होंने कहा कि रक्त एक ही प्रकार का, जो मनुष्य के शरीर में जो बहने वाला रक्त है वो एक ही प्रकार का नहीं बल्कि उसके 4 प्रकार हैं, और जिसको हम हम जिसे ए कहते हैं, A, B, AB और O। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था लैंड स्टीनर ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव रक्त को हल्का क्षारीय माना जाता है, इसका pH मान क्या होता है? तो मानव जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, और इसका जो pH मान होता है वो 7 से 7.50 अर्थात 7 से 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है तथा इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन का जो निर्माण होता है वो मूलतः यकृत में होता है, और यकृत में जो उसके निर्माण में जो आवश्यक विटामिन है वो विटामिन के होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में जो आवश्यक विटामिन है वो के है, और कहाँ पर निर्माण होता है वो यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर यकृत में, और कौन सा विटामिन के। अगला जो प्रश्न है वो है शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? एक्चुअली जो शरीर की एनाटॉमी होती है कि शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं, और इस कोशिकाओं में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया से होता है, ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ADP में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा सृजित करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। उसी ऊर्जा से सभी कोशिकाओं को, अंगों को एनर्जी मिलती है जो कार्य करने के लिए उपयुक्त रहती है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर के अंग कार्य करना बंद कर दें। ठीक है, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंगों के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक होता है ऑक्सीजन, वो मूलतः जो है आवश्यक होता है वो मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो मस्तिष्क को होती है। अगर किसी कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां सृजित हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसको हम नाड़ी दाब या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? नाड़ी दाब या ब्लड प्रेशर। अब अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? अब इसको समझिए आप। अगर वह तत्व है सोडियम, इसका राइट आंसर सोडियम है। अगर शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो सकती है, बढ़ सकती है, घट जाए तो धीमी हो सकती है। तो शरीर में जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो सोडियम करता है। अगर सोडियम की मात्रा कम अधिक हो तो शरीर की धड़कन भी अनियंत्रित हो सकती है। अगला जो प्रश्न है वो है थ्रोम्बिन का संबंध मुख्यतः किस शारीरिक क्रिया से है? तो थ्रोम्बिन का संबंध मूलतः, हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, रक्त के जमने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर रक्त का जमना हो गया। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, इसका उत्तर है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर नाड़ी पकड़ करके देखने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर उस नाड़ी के माध्यम से आपकी हृदय की जो गति है उसको देखने का प्रयास कर रहा है। अर्थात अगर आपकी हृदय की गति में कुछ विविधता या ऊपर नीचे हो तो उसको ये मानना पड़ता है कि कुछ समस्याएं हैं और उसी के माध्यम से वो आगे दवाइयाँ लिखता है। तो हृदय की गति को जानने के लिए क्या करते हैं? नाड़ी का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, ओके, सॉरी, आगे बढ़ते हम। इंसुलिन या डहेलियामंड, देखो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से हो सकता है। खाली इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है? डहेलियामंड। या इंसुलिन या डहेलियामंड एक कार्बोहाइड्रेट है जो किससे बना होता है?
तो इंसुलिन या डहेलिया मंड जो है मूलतः कार्बोहाइड्रेट है और वो फ्रैक्टोज से बना होता है। ये इसका सही आंसर क्या हो गया? फ्रैक्टोज हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम मूलतः किसका स्रोत है? तो मधुमक्खी से जो प्राप्त होने वाला मोम होता है वो मूलतः वसा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रूंस ग्रंथियां मनुष्य के किस आंतरिक अंग में पाई जाती है? तो ब्रूंस ग्रंथियां जो है मूल रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो लीवर कुहन की जो दरारें पाई जाती हैं वो इलियम और डेड्यूनम। इलियम और डेड्यूनम क्या है? इलियम और डेड्यूनम छोटी आंत के अंग हैं या छोटी आंत के पार्ट हैं, है ना। छोटी आंत को अलग अलग पार्टों के नाम से जाना जाता है, जिसमें से इलियम और डेड्यूनम 2 पार्ट है। तो इन्हीं इलियम और डेड्यूनम जो छोटी आंत के पार्ट हैं, है ना, इनमें ही लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गिल्सन का संपुट किस आंतरिक अंग में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। यकृत में गिल्सन का संपुट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार की प्रकृति क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, मनुष्य की लार की प्रकृति उदासीन होती है। ना तो वो क्षारीय है और न अम्लीय है, अर्थात वो उदासीन है। मनुष्य का लार जो है वो उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का सिक्का या कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का सिक्का या कॉइन ऑफ एनर्जी एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है, जो मूलतः ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना। आगे रिएक्शन में आगे हम आपको बताएंगे, जो अगला वीडियो हम डालेंगे इसमें दिखाएंगे आपको कि एडीपी में कैसे ऑक्सीडाइजेशन से एटीपी में कन्वर्ट होता है, कैसे उसमें ऊर्जा का सिक्रेशन होता है, ऊर्जा कैसे सृजित होती है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगला जो प्रश्न है उसे समझिए। नीले रंग का रुधिर किस संघ या फाइलम के जीवों में पाया जाता है? तो संघ या फाइलम है जिसको कहते हैं फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा में नीले रंग का रुधिर इनमें पाया जाता है। इस संघ के जीवों में नीले रंग का रुधिर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव होते हैं? तो RH फैक्टर जो मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हम कहते हैं A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप में कहते हैं ना, तो उसमें RH फैक्टर पाया जाता है। तो RH फैक्टर प्लस हो तो इसका मतलब मनुष्य के रक्त में RH विद्यमान है। अगर RH नेगेटिव आए तो इसका मतलब मनुष्य के शरीर में RH विद्यमान नहीं है, यानी कि RH नहीं पाया जाता, मनुष्य के रक्त में RH नहीं पाया जाता है। तो विश्व में लगभग, क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने % लोगों में RH पॉजिटिव होता है? तो लगभग 85% के लोगों के रक्त में RH पॉजिटिव यानी कि RH पाया जाता है, और बाकी के बचे हुए 15% लोगों के ब्लड में RH नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है आज की इस श्रृंखला का, वो है एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? तो वो 120/80 यानी कि 120/80 होना चाहिए, है ना, 120/80 होना चाहिए। ये अंतिम प्रश्न है, और स्टूडेंट आप गंभीरता से अपनी तैयारी कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत धन्यवाद।